Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और हमारे साथ इस वक्त बैठे हैं संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद, जिन्हें हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बेल मिली है और वो जेल से बाहर आए हैं। आज तमाम सवाल उनके सामने रखेंगे क्योंकि उन्होंने भी अपनी तरफ से पक्ष रखा। हालांकि कोर्ट ने यह साफ कहा है कि अपने केस पर वो कोई भी बयान नहीं दे सकते हैं, लेकिन वो अरविंद केजरीवाल के मामले में बातों को सामने रख रहे हैं। पहला सवाल आपसे यही है, अरविंद केजरीवाल इस बात पर अड़े हुए हैं, आप अड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी अड़ी हुई है कि जेल से ही वो सरकार चलाएंगे। क्या ये दिल्ली की जनता के साथ अन्याय नहीं है? क्या ये लोकतंत्र में एक गलत प्रेसिडेंस नहीं है? कैसे आने वाले वक्त में कोई भी जिसे जेल होगा, आरोपी होगा, वो कहेगा हम तो एकदम ठीक ठाक है, साजिशन हमें अंदर किया गया है। मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सब कहेंगे केजरीवाल ने किया था, मैं भी करूंगा, जेल से सरकार चलाऊंगा। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। पहली बात तो ये कि इस गलत परंपरा की शुरुआत किसने की? देश की तानाशाह सरकार ने, जो निर्वाचित मुख्यमंत्री को बिना किसी सबूत, बिना किसी दोष, बिना किसी साक्ष्य के सीधे गिरफ्तार कर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ है क्या, ये तो बताइए पहले आप। आपने 2 फर्जी मुकदमा किया, केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया, इस्तीफा दो। 2 फर्जी मुकदमा किया, भगवंत मान को गिरफ्तार कर लिया, इस्तीफा दो। ममता बनर्जी पे 2 फर्जी मुकदमा किया, गिरफ्तार कर लो, इस्तीफा दो। सिद्धारमैया को गिरफ्तार करो, इस्तीफा दो। रेवंत रेड्डी को गिरफ्तार करो, इस्तीफा दो। विजयन जी को गिरफ्तार करो, इस्तीफा। तो ये तो आपने गलत परंपरा की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की, देश की तानाशाह सरकार ने की। भाई, आप फर्जी मुकदमे करके किसी निर्वाचित मुख्यमंत्री को उठा के जेल में डाल देंगे, जिसने 2 करोड़ जनता के लिए बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य अद्भुत काम करके दिखाया, अनुकरणीय काम करके दिखाया। आप उस मुख्यमंत्री को फर्जी मुकदमे में गिरफ्तार कर रहे हो, फिर कह रहे हो इस्तीफा दो, फिर हमारी पार्टी खत्म कर दोगे। कहीं विधायकों के घर छापा, कहीं मंत्रियों को ईडी की पूछताछ। तो इसलिए इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की गहरी साजिश क्या है, वो समझना जरूरी है। क्या है दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ? 162 बयान ईडी ने दर्ज किए हैं और 294 बयान सीबीआई ने दर्ज किए। कुल 456 गवाह हैं अंजना जी, और उन 456 गवाहों में 4 बयान जिसका न सिर है न पैर है, उसके आधार पर आपने एक निर्वाचित मुख्यमंत्री गिरफ्तार कर लिया। और उन लोगों के बयान, चाहे वो राघव रेड्डी हो, चाहे वो मंगुट्टा रेड्डी हो, चाहे वो शरद रेड्डी हो, उसकी सीक्वेंस क्या है? एक आदमी पे आप छापा मारते हैं, उसके बाद उसको गिरफ्तार करते हैं, उससे 7 बयान लेते हैं, 6 बयान में जो वो हमारे खिलाफ नहीं देता उसको अनरिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट में डाल देते हैं। कहते हैं साहब इस बयान पे तो भरोसा नहीं है जिसमें उसने कहा अरविंद केजरीवाल से हमारा कोई लेना देना नहीं। और जिसपे 7वें बयान में 5 महीने की गिरफ्तारी के बाद आपने जबरन बयान ले लिया केजरीवाल जी के खिलाफ, कहते हैं इस पे भरोसा है, अब हम करेंगे गिरफ्तार। लेकिन संजय जी, आपकी बात 12 बयान शरद रेड्डी पे, मैं आता हूं, शरद रेड्डी ने 12 बयान दिए, 12 बयान अलग अलग तारीखों में, और 6 महीने की गिरफ्तारी के दौरान दिए उसने 12 बयान। उस पर कभी केजरीवाल जी का वो जिक्र नहीं करता। और अचानक 12वें बयान में जैसे ईडी का और भारतीय जनता पार्टी का मकसद पूरा हो जाता है, केजरीवाल जी के खिलाफ उससे बयान हो जाता है, उसकी बेल हो जाती है। तो ये आधार है। राजनीतिक रूप से आपकी बातें हो सकती है, ये आधार है। ठीक है, राजनीतिक रूप से आपकी बातें हो सकती है, ये रुकिए, मैं आधार पे सवाल पूछ रही हूँ। लेकिन ना तो संजय सिंह जज साहब है, ना संजय सिंह ईडी एजेंसी है, जांच एजेंसी। पहली बार में कितने आरोपी होते हैं जो खुलकर कह देते हैं हमने ये किया था जी, हमने इस दिन इसको इतना पैसा दिया था। आपसे पूछू, इन्वेस्टिगेशन। बहुत अच्छा सवाल पूछा। पहले दोनों का सवाल पूरा होने दीजिए। ठीक है, आपकी बातों में अगर इतना दम है, आप सीधा फर्जी केस कहते हैं, आप कहते हैं निराधार है ये जो आरोपी जो टर्न ये बन गए हैं, सरकारी गवाह बन गए हैं, तो फिर जज साहब को क्यों नहीं दिख रहा जो असल जज साहब है? आपके केस में तो बेल मिल गया, लेकिन मनीष सिसोदिया की कब गिरफ्तारी हुई थी, अभी तक बेल क्यों नहीं मिली? मैं आता हूं। पहली बात तो आपने कहा कि ना तो मैं जज हूं, ना तो केजरीवाल जी जज हैं, ना मनीष सिसोदिया जज है। आम आदमी पार्टी वाले तो जज नहीं है, बिल्कुल सही आपने कहा। तो नरेंद्र मोदी जी भी जज नहीं है, भारतीय जनता पार्टी वाले भी जज नहीं है, और ना ईडी वाले जज हैं, ना सीबीआई वाले जज हैं। अब फेयर इन्वेस्टिगेशन के जो तथ्य
मैं तो कोई अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा हूं ना अंजना जी, जो तथ्य सामने है मैं तो वो कह रहा हूं। आप एक निष्पक्ष जांच एजेंसी हैं अगर, तो आपने 6 वो बयान जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नहीं है उसको छिपाया क्यों? 10 वो बयान शरद रेड्डी के जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नहीं है उसको छिपाया क्यों? राघव मंगुंटा रेड्डी के 2 वो बयान जो केजरीवाल के खिलाफ नहीं है उसको क्यों छिपाया? अगर आप निष्पक्ष एजेंसी हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक गहरी साजिश दिल्ली की सरकार को और आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए, अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति को खत्म करने के लिए है, इसलिए हम इनसे लड़ रहे हैं। तो जज ने फैसला थोड़ी दे दिया अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ। आप मुझे बताइए, बेल ना मिलना एक अलग प्रक्रिया है, एकदम ठीक आपने कहा। मैं आपसे कहता हूं, आप कहती हैं भाई न्यायालय से न्याय नहीं मिला, नहीं तो ये नहीं कहा, बेल नहीं मिली कहा। बेल नहीं मिली, ठीक है, बेल नहीं मिली। लोअर कोर्ट का फैसला होता है अंजना जी, उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बदल देती है। इसका मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लोअर कोर्ट के फैसले से असहमत है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला हाई कोर्ट बदल देती है। इसका मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले से हाई कोर्ट असहमत है, हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट बदल देती है। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले से असहमत है, और सुप्रीम कोर्ट के तो 5 जजों का फैसला हमारे प्रधानमंत्री जी बदल देते हैं जो दिल्ली सरकार के हक में है। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भी प्रधानमंत्री जी असहमत है। सर ऐसे केस में थोड़े तो ना मैं ये कह रहा हूं पार्लियामेंट से कोई फैसला नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये तो है कि सुप्रीम कोर्ट ने आपको बेल दे दी, मनीष सिसोदिया को अभी तक क्यों नहीं? इतने बेल ना मिलना किसी का दोष सिद्ध हो गया ये नहीं होता है अंजना जी। पर आपने तो इसको जीत बताई है ना कि अब जेल के ताले टूट गए, केजरीवाल भी निकलेंगे। ये हमारा विश्वास है निकलेंगे, क्योंकि उन्होंने कोई गुनाह कोई गलती की ही नहीं। रिश्वत तो लिया है भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन 55 करोड़ का घोटाला भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 9 नवंबर को गिरफ्तारी होती है शरद रेड्डी की, 10 नवंबर को गिरफ्तारी होती है, 15 नवंबर को पहले 5 करोड़ रुपए की पेशगी वो चढ़ाता है भारतीय जनता पार्टी को, और 55 करोड़ की रिश्वत देता है। ये जिस शरद रेड्डी आप बात कर रहे हैं वो 2021 से इलेक्टोरल बॉन्ड्स और पैसा बीजेपी को दे रहा है, 66%। ठीक है, उसकी अरेस्ट के बहुत पहले की बात है, ये 1 साल पहले की बात है, तब से वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स दे रहा है। तीन हिस्से हैं इसके। दूसरा, 66% उसका पैसा गया है बीजेपी को। बीआरएस को भी वो 2022-23 लगातार इलेक्टोरल बॉन्ड्स और पैसा दे रहा है, टीडीपी को दे रहा है। तो अगर ये राजनीतिक उगाही है तो वो बीआरएस को पैसा क्यों दे रहा था, जिसके साथ आपकी करीबी का आरोप है? बहुत बढ़िया आपने सवाल पूछा। भारतीय जनता पार्टी जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है, जो दिल्ली के ऊपर दिल्ली की सरकार पे शराब घोटाले का आरोप लगा रही है, उसको तो मालूम है ना कि राघव रेड्डी कौन है, मंगुंटा रेड्डी कौन है, उसको तो पता है ना अंजना जी, पता है कि नहीं बताइए आप? और उसकी गिरफ्तारी हो रही है ये भी उनको पता है। उसको किंग पिन बताया जा रहा है, मुख्य इस घोटाले का घोटालेबाज बताया जा रहा है, ये भी ईडी को पता है। मनीष सिसोदिया के अकाउंट सीज हो जाएंगे, बाकी लोग जो गिरफ्तार होंगे अकाउंट सीज हो जाएंगे। उसका अकाउंट कैसे नहीं सीज हुआ मुझे बताइए आप? 10 नवंबर की गिरफ्तारी के बाद 15 नवंबर को उसके 5 करोड़ रुपए भाजपा को चंदा कैसे चला गया? और क्या भाजपा को 55 करोड़ रुपए मिल गए उनके शीर्ष नेताओं को पता नहीं चला? तो 21 से पैसा दे रहा था ना सर, वो 2021 से पैसा दे रहा है। नहीं, ये गिरफ्तारी के बाद के आंकड़े बता रहा हूं मैं आपको। वो तो 5 करोड़ पहले का है जो आप कह रही हैं, वो गिरफ्तारी के पहले का 5 करोड़ है और गिरफ्तारी के बाद का 55 करोड़ है। आप शायद कंफ्यूज हो रहे हैं, इसको क्लियर करने। मैं नंबर्स मेरे पास है, सारे नंबर्स है, कब कब उन्होंने 2021 में भी पैसा दिया है, 2022 में भी दिया है, और अरबिंदो फार्मा ने, जिसको आप लोग कोट कर रहे हैं कि डायरेक्ट कोरिलेशन कर रहे हैं। अच्छा, बीआरएस को क्यों पैसा दे रहा था? बीआरएस वालों से पूछिए, हम तो भाजपा से सवाल पूछ रहे हैं जो हमसे हमारे ऊपर सवाल उठा रहे हैं। मैं भाजपाइयों से पूछ रहा हूं, तुमने शराब घोटाला क्यों किया? एक शराब घोटालेबाज से, किंग पिन से तुमने 55 करोड़ की रिश्वत क्यों ली? तुम्हारे कितने नेताओं की अब तक गिरफ्तारी हुई? कितने के घर ईडी के छापे हुए? कितने के घर सीबीआई के छापे हुए? ये तथ्य सामने आने के बाद एलजी ने चिट्ठी क्यों नहीं लिखी अब तक जांच की? आप मनगुंटा रेड्डी की बात आप बार बार कर रहे हैं। वो एक सांसद है और फिर चुनाव लड़ रहे हैं। आपने दिखाया पीएम की तस्वीर लगा रहे हैं, आपने पीएम के साथ तस्वीर दिखाई, लेकिन प्रश्न ये है कि अगर वाकई साजिश होती तो अरेस्ट करके आर्म ट्विस्टिंग करने की जरूरत क्यों पड़ती? एक चीज आप बताइए मुझे, पीएम के साथ उनकी फोटो आ गई, उनकी तस्वीर आ गई, वो मुद्दा नहीं है। वो प्रधानमंत्री का फोटो लगा के वोट मांग रहा है जनता से, वो मुद्दा नहीं है।
लेकिन केजरीवाल के साथ उसने अपने चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए जमीन मांगने के लिए एक सांसद के तौर पे मीटिंग की। वो मुद्दा है, वो आधार है गिरफ्तारी का केजरीवाल जी की। ये आरोप है। सर कौन सा चैरिटेबल ट्रस्ट है, कौन सी जमीन है, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? वो आप पता करिए कौन सी चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए मिला था। उसने आपने तो बोला बयान ना केजरीवाल साहब ने बात की। नहीं, उसने ट्रस्ट के लिए अरे जमीन। खाली केजरीवाल जी ने नहीं, खुद उसने उस मंगुंटा रेड्डी के 16 सितंबर के छापे में खुद उसका बयान है, जिसको छिपाया और कोर्ट के आदेश पे हमारे वकीलों ने इस कागज को पकड़ा। ये कागज पकड़े गए हैं अंजना जी, जो छिपाए थे ईडी ने। पुराने बयान छिपाने का, और वो एक आधार आपका भी रहा। हालांकि आपके केस के बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन देखिए एक सवाल है कि मनगुंटा रेड्डी, कोई भी जो केस जांच के का एक तरीका होता है ना सर, पहली बार में थोड़ी आरोपी बता देता है फला फला ये वो हमने ये किया। चैरिटेबल ट्रस्ट में आपसे बोल रही हूँ, चैरिटेबल ट्रस्ट की उसने बात की, धीरे धीरे शायद वो खुला और फिर उसने तमाम फैक्ट्स किए। ये एक दलील उनके पक्ष में जा सकती है। दूसरी, ऐसे ईडी के किसी भी इन्वेस्टिगेशन में आरोपी को ही सरकार की तरफ से अगर वो चाहे तो वो सरकारी गवाह बन सकता है ना। जो मुख्य आरोपी हैं, शायद अरविंद केजरीवाल चाहे भी तो नहीं बन सकते, लेकिन मनीष सिसोदिया बन सकते हैं। जो को कॉन्स्पिरेटर्स माने जाते हैं, उन्हीं में से किसी एक को सरकारी गवाह बनाकर वैसे ही जांच आगे बढ़ती है। ये तय प्रक्रिया है। जो आप शरत रेड्डी या मनगुंटा रेड्डी या इन तमाम लोगों पर सवाल खड़े कर रहे हैं, आपने बिल्कुल इसमें क्या गलत है? एकदम सही कहा आपने। लेकिन उनके 6 पहले बयान जो हमें निर्दोष साबित करते हैं, जिसमें वो कहीं मेरा जिक्र नहीं लेता, उस पे हम विश्वास नहीं करेंगे, उसको गिरफ्तार करके जेल में डालेंगे। और जो एक बयान उससे 6 महीने बाद की गिरफ्तारी के बाद लिया जाएगा, पहले वो कह रहा है हम अरविंद केजरीवाल से नहीं मिले, नहीं जानते, शरद रेड्डी का बयान है। और 12वें बयान में 10 बयान में कह रहा है हमारे अरविंद केजरीवाल से कोई लेना देना नहीं। 12वें बयान में कह रहा है आप 12वां मान रहे हैं, 10 छिपा रहे हैं। ये क्या है? अगर चलिए ठीक है, आपकी बात भी मान लेता हूं कि 10 मान लीजिए 12वें बयान में आपने छिपाया क्यों 11 बयान, इसका कारण बताइए। आप तो निष्पक्ष जांच एजेंसी है ना, आपका तो काम है हमें दोषी सिद्ध करना ना। कोर्ट के सामने क्यों नहीं रखा आपने ये बयान? भाई आपने वो सारे बयान किस लिए लिए हैं? अपने दफ्तर में सजाने के लिए? ईडी का दफ्तर कोई म्यूजियम है? आपने कोर्ट के सामने वो बयान रखने के लिए लिए हैं, और उस बयान के आधार पे हमें दोषी साबित करने के लिए वो बयान लिए हैं ना। तो उसको आपने छिपा क्यों लिया? ये गहरी साजिश है भारतीय जनता पार्टी की। अगर ये साजिश है तो अब आम आदमी पार्टी की मुश्किलों पर जरा आते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपकी पार्टी एक लीडरशिप क्राइसिस फेस कर रही है। क्या ये सच है? इसके पीछे भी सवाल है। अब आप आ गए हैं बाहर, तो आप काम संभालिए। क्यों ऐसी मुश्किल में डालना है सरकार को? तो कहां मुश्किल में है? तो कौन से कैबिनेट की बैठक कैसे होगी? किस प्रकार से मुश्किल में है कैबिनेट की बैठक कैसे? देखिए अंजना जी, भाजपा की चालबाजियों को, राजनीति को हम लोग खूब समझते भी हैं और उनसे खूब मुकाबला भी हमने किया है। मणिपुर में 1 साल तक हिंसा होगी, एक फौजी की पत्नी को निवर्स्त करके घुमाया जाएगा, हिंसा की आग में मणिपुर को झोंका जाएगा, और वहां इस्तीफा नहीं होना चाहिए मुख्यमंत्री का। देश के गृह राज्य मंत्री का बेटा 4 किसानों को अपनी जीप से कुचल देगा, उसका इस्तीफा नहीं होना चाहिए। हमारी पहलवान बेटियों को न्याय नहीं मिलना चाहिए। केजरीवाल जो अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, बस की फ्री यात्रा दे रहे हैं, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करा रहे हैं, उनका तुरंत फर्जी मुकदमे में गिरफ्तार करो, इस्तीफा करो। ये बहुत गलत परंपरा की, लोकतंत्र की हत्या करने की शुरुआत है। और अगर ये परंपरा है तो मैंने तो पहले दिन ही आके कहा अंजना जी, ये खतरनाक परंपरा है। देश के प्रधानमंत्री को भी इम्यूनिटी नहीं है कानून में। कल को अगर बंगाल में 5 मुकदमा हो गया, जाएंगे प्रधानमंत्री जी जांच में शामिल होने के लिए। कल को केरल में 3 मुकदमा अमित शाह जी के खिलाफ हो गया, वो जाएंगे जांच में शामिल होने के लिए। तो इसलिए कानून की नजर में अगर बराबर की बात, राष्ट्रपति और राज्यपाल को ही खाली इम्यूनिटी है, प्रधानमंत्री जी को भी इम्यूनिटी नहीं है, ये तो गलत परंपरा शुरू हो जाएगी। उनको किसी प्रकार की छूट नहीं है। तो आप ऐसे निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को बिना किसी सबूत, बिना किसी आधार पे, किसी के 456 गवाहों में 4 बयानों पर दबाव बना के लेके उसका कोई, अच्छा ठीक है, आप घोटाले में कोई रिकवरी नहीं, लेकिन तीनों का नाम, जिसका नाम प्रॉपर्टी का अटैचमेंट नहीं, कुछ नहीं। देखिए मैं बार बार पॉलिटिकल सवाल पे आ रही हूं, आप वहां जा रहे हैं, तो मुझे एक काउंटर इस पे बहुत बड़ा है। चाहे वो
तीनों ही, मतलब चाहे वो मनगुंटा रेड्डी हो, राघव रेड्डी जिनकी आप उनके बेटे की बात कर रहे हैं, चाहे वो श्रीनिवासलू रेड्डी हो, चाहे वो शरत रेड्डी हो, राघव मनगुंटा जिनकी आपने बात की है, इन सब का जो बयान है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 164 ऑफ सीआरपीसी में ये ताकि ये रजिस्टर किया गया है, जो ये साफ अपने आप में बताता है कि वो अपने फ्री विल से मजिस्ट्रेट के सामने ये बयान दे रहे हैं। फिर ये क्या वैलिड नहीं? देखिए अंजना जी 6 महीने हो गया जेल में और उसके खूब बारे में कानून, जरा बताइएगा। खूब कानून जान लिया मैंने, खूब समझ लिया, पीएमएलए दिल्ली के जेल के नियम सब पढ़ लिया, जान लिया। पीएमएलए के सेक्शन 45 में आपको बेल मिली ना सर? उसी पीएमएलए 45 में बाकियों को दे मिली। उसी पीएमएलए में ऐसे कानूनी प्रावधान है जिससे बेल मिलना मुश्किल होता है। मैंने आपको मिला ना सर सेक्शन 45 में? तो इन लोगों को भी मिल जाएगा, थोड़ा इंतजार कर लीजिए। मैं पढ़ के सुनाऊं आपको कोर्ट ने क्या कहा है ना? कोर्ट ने क्या कहा है मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। एक सेकंड सर, एक सेकंड। कोर्ट ने साफ कहा है, वी क्लैरिफाई दैट द कंसेशन गिवन इन द कोर्ट टुडे, यानी आज जो हम छूट दे रहे हैं बेल देकर, वुड नॉट बी ट्रीटेड एज प्रेसिडेंट, यानी ये आधार नहीं बनेगा बाकी लोगों की बेल के लिए। ये कहा ना? ठीक है, मैं अपने केस के बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट ने मेरे बारे में क्या कहा था, पहले क्या कहा था, जिसको आपने चलाया भी होगा, क्या क्या नहीं कहा था, मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि मुझे अपना अधिकार नहीं है बोलने का। अभी उस पर नहीं चर्चा करें तो करें। सुप्रीम कोर्ट ने जाके आपको राहत दी ना, ये लोग भी तो बहुत पहुंचे ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ वो न्यायिक प्रक्रिया, पर ये चारों बयान सेक्शन 164 ऑफ सीआरपी मजिस्ट्रेट के तहत है। एक भी नहीं टिकेगा क्योंकि वो सबूतों के साथ उसका मेल कराना होता है ना। हाँ। बयान 164 का आपने दिया, जज के सामने दिया, लेकिन जज के सामने दिए गए बयान को भी सबूतों के आधार पे उसका मेल कराना जरूरी होता है। सबूतों के आधार पे मेल कहां हुआ, मेल हुआ क्या, ट्रायल हुआ क्या? ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी और कोर्ट को करने देते हैं, वापस आते हैं देश की सशक्त जांच एजेंसी। मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है, आपको लगता है 2 साल हो गए और आपने 1 रुपए मनीष सिसोदिया के यहां बरामद नहीं किए, 1 रुपए आपने अरविंद केजरीवाल के यहां बरामद नहीं किए, एक कोई प्रॉपर्टी अटैच नहीं हुई, कहीं कोई उनका कोई इतना बड़ा आपको आडंबर और वो देखने को नहीं मिला कि करोड़ों रुपए यहां जमा किए हो, ये गड्डियां मिल रही हो, और संजय सिंह के यहां कुछ नहीं मिले और गिरफ्तारी सबकी होती जा रही है। तो सबूतों के साथ मेल कहां कर रहे हैं बयान? भाई आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि आपने कहा तो मैं एजेंसी का इस पर पक्ष रख दूं आपके सामने। आपने बिल्कुल सही कहा। एजेंसी का पक्ष क्या है? 164 में दिया गया बयान मजिस्ट्रेट के सामने का बयान होता है, ठीक है, माना जाता है फ्री विल में स्वतः दे रहे, ठीक है। लेकिन एक बात और जान लीजिए आप, सेक्शन 50 का जो बयान होता है वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जब सेक्शन 50 का बयान मुझसे लिया गया अंजना जी, तो मैं अपना फिर नहीं बोलता हूं, चलिए, जिससे भी सेक्शन 50 का बयान लिया जाता है उसको ये बताया जाता है ईडी के द्वारा, जिससे भी लिया जाता है, और आप चाहे ईडी के अधिकारियों से कंफर्म कर लीजिएगा अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूं तो, उसको ये बताया जाता है कि देखो अगर तुमने सेक्शन 50 में कोई गलत बयान दिया तो ये प्रावधान है कि तुम्हें उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये प्रावधान है सेक्शन 50 का। आप ईडी के अधिकारियों से भी कंफर्म कर लीजिएगा और किसी वकील से भी कंफर्म कर लीजिएगा। तो 7 बयान जो मंगुंटा रेड्डी के आते हैं ईडी के सामने, उसमें से 6 बयान पे सेक्शन 50 की कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उसके 6 बयान को गलत मान के उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? पहले तुमने केजरीवाल के बारे में क्यों नहीं बताया? ये सब बता रहे हैं ना आप लोग, अब देखते हैं कोर्ट क्या करता है। ठीक है, समीर महेंद्रू को कीजिए, किसी सबूत से कोई बयान मेल नहीं खाएगा। ये घोटाला भारतीय जनता पार्टी ने किया, 55 करोड़ की मनी ट्रेल मिल चुकी है। अब तक एलजी साहब ने भाजपाइयों के खिलाफ जांच क्यों नहीं शुरू कराई? मुझे इस पे आश्चर्य है। इसके जो डिटेल्स है लीगल, उस पर 2 सवाल और मेरा है, उसके बाद हम लोग जरा पॉलिटिक्स पर जाएंगे सीधा। समीर महेंद्रू को अरविंद केजरीवाल का ये कहना, जो समीर महेंद्रू ने बताया है कि विजय नायर इज माय बॉय, ये एक महत्वपूर्ण कड़ी मानी जा रही है। और संजय जी, ये बात भी एक सच्चाई है, पता नहीं आप कैमरे पे इसको स्वीकारें ना स्वीकारें, विजय नायर की जो घुसपैठ आम आदमी पार्टी में हो चुकी थी, उससे आप जैसे नेता भी चिंतित थे, जितना मुझे पता है। विजय नायर, उसकी भूमिका क्या थी? वो कैसे एक व्यक्ति ऐसा जो कि पॉलिटिकल नहीं था, वो ही वॉज कॉलिंग द शॉट्स, एक वक्त पर आतिशी जी का उसने पूरा इलेक्शन कैंपेन संभाला, वहां से अरविंद केजरीवाल के वो इतना करीबी हो गया। एक विजय नायर
आम आदमी पार्टी में सबसे महत्वपूर्ण फैसले करने वाला व्यक्ति होगा था, जिस पर आपने भी चिंता जाहिर की थी। देखिए ऐसा है विजय नायर कम्युनिकेशन का इंचार्ज था, उससे संबंधित जो भी काम पार्टी ने उसको दिए थे उसको वो कर रहा था। आप किसी के बयान को उठाकर एक झूठा आधार तैयार करें, इससे क्या साबित होता है? मैंने बताया सिर्फ 4 बयान जिसमें अरविंद केजरीवाल जी का जिक्र है। राघव रेड्डी, मंगुंटा रेड्डी, शरद रेड्डी, श्री अरविंद। बयान कुल दोनों एजेंसियों के सामने कितने हुए? 456 गवाहों के बयान। और इन 4 बयानों को भी जबरन जेल में रखकर 6 महीने जेल में रखने के बाद लिए गए। और इसके पहले भी इन्हीं लोगों ने, एक ने बाप बेटे ने मिला के 10 बयान दिए और दूसरे ने 12 बयान दिए और 11 बयान दूसरे शरद रेड्डी के छिपाए गए और 8 बयान बाप बेटे के उधर छिपाए गए। ये मंगुंटा रेड्डी वाला एंगल है, उसी में आखिरी सवाल ये जो लीगल अच्छा, है। वो प्रधानमंत्री की फोटो लगा के वोट मांग रहा है। भाई ऐसे आदमी को क्यों आप अलाउ कर रहे हैं कि वो आपकी फोटो? अब तो क्लियर है ना अंजना जी, आज की तारीख में तो क्लियर है ना कि वो शराब का आपने लिखा ना किंग पिन, हमने तो नहीं लिखा। ईडी ने लिखा ना कि शरद रेड्डी किंग पिन है। इसमें आरोप यह है कि के कविता के जरिए जो विजय नायर कोऑर्डिनेट कर रहा था, इस सुनिए तो जो उनका ईडी का पक्ष है वो सुनिए, तभी तो जवाब दे पाएंगे आप। के कविता के जरिए मनगुंटा रेड्डी को अप्रोच किया गया कि इतने पैसे देने हैं, 100 करोड़ का 50 करोड़ देना था, और उसके बाद हवाला के जरिए ये तय हुआ कि 25 करोड़ दिए जाएंगे। सुनिए तो फिर गोवा में जो आपके उम्मीदवार है उनका बयान है गोवा के उम्मीदवार का कि मुझे पैसा यहां पर चुनाव में, ये इंपॉर्टेंट है कि चुनाव में मुझे पैसा यहां पर कैश में दिया गया ताकि उसका इस्तेमाल किया जा सके, और वही लिंक ईडी बना रही है कि वो पैसे हवाला के जरिए खर्च कर दिए गए हैं। ये उनका कहना है मनी ट्रेल पर, इसीलिए बरामदगी नहीं हो पा रही। इसका आपका सवाल पूरा हो गया आपका? जी। और जो आप कह रही हैं सुनिए तो, मैं तो सुनता हूं आप लोगों को, और जेल में आज तक आता था, आपको बता दूं। अच्छा, आप देख रहे थे वहां आज तक आप लोगों के सारे कार्यक्रम देख रहा था। हल्ला बोल देख रहे थे? हल्ला बोल भी देख रहा था। तो इसलिए आपके सवाल मैंने सुने नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत सुने, वहां भी रह के सुने, आज भी सुन रहा हूं। और मैं तो चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा सवाल मीडिया पूछे, जिससे हम लोग देश के सामने एक एक सच्चाई बयान कर सकें कि केजरीवाल का गुनाह दरअसल ये है कि वो अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी के लिए एक बेहतरीन सरकार चला रहे हैं। आपने जो गोवा चुनाव का उदाहरण दिया, गोवा चुनाव में प्रचार के लिए कहां यह साबित हुआ कि अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया या संजय सिंह या कोई भी व्यक्ति रिश्वत के पैसे का इस्तेमाल कर रहा है? वो भी बयान, कोई रिकवरी नहीं, कहां साबित होता है? ऐसे कल को मैं कहूं कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी प्रत्याशी को 10 करोड़ रुपए कैश में दिए, आप पकड़ लेंगे नड्डा साहब को? भाई बयान ही है ना, 10 लोगों को बयान दिलवा दीजिए आप, उससे संबंधित कोई सबूत आपके पास है नहीं, और सबूत है तो ट्रायल शुरू हुआ नहीं, ट्रायल शुरू हुआ तो कोर्ट को जांचने परखने का मौका नहीं मिला। बड़ी मुश्किल से हमारे वकीलों ने कोर्ट से आदेश किया कि भैया कौन सा बयान छुपाया वो दिखाओ, तो जब देखे तब ये खुलासा हुआ जो मैं आपके सामने बता पा रहा हूं, वरना मेरी भी जुबान अभी बंधी होती, मैं भी नहीं बोल पाता। ये तो कोर्ट ने आदेश किया, धन्यवाद है कोर्ट का, इसी लोअर कोर्ट का, उसने आदेश किया, लोअर कोर्ट ने कहा कि इनको दिखाइए कौन से बयान आपने छिपाए हैं, तब ये पकड़े गए कि अब पहले के बयान में तो कुछ नहीं निकला। अब कुछ पॉलिटिकल सवालों पर आते हैं। सुनीता केजरीवाल सामने आ रही हैं और वो बातें कर रही हैं, जो तस्वीर उन्होंने लगाई है बीते दिन भगत सिंह जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में, अरविंद केजरीवाल के, इस पर भगत सिंह जी के जो ग्रैंडसन है उन्होंने आपत्ति जाहिर की है कि ये मेरे भगत सिंह जी के साथ अरविंद केजरीवाल की जेल वाली तस्वीर लगाना गलत है। देखिए, भगत सिंह जी के परिवार के लोगों ने क्या कहा है उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं उसका सम्मान करता हूं, उनकी अपनी क्या बात है के। लेकिन शहीदों के स्टैचू के साथ तो नौजवान लड़के सेल्फी लेते हैं। बहुत सारे मायावती जी की तस्वीर बाबा साहब के साथ, कांसीराम जी की तस्वीर बाबा साहब जी के साथ मोदी जी की तस्वीर, नेताजी के साथ, भगत सिंह जी के साथ और बाबा साहब के साथ। तो इस देश के नेताओं को भी हक है, आम आदमी को भी हक है कि शहीदों के साथ अपनी फोटो लगाए।
संविधान निर्माता के साथ फोटो, इसमें कौन सा अपराध है? मुझे ये नहीं समझ में बाबा साहब से इतना परेशान क्यों होते हैं भाजपाई? भगत सिंह से इतना क्यों परेशान होते हैं? मुझे समझ में नहीं आता है। शहीद आजम भगत सिंह से भाजपाइयों को क्या समस्या है? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से भाजपाइयों को क्या समस्या है भाई? पर ये तो उनके ग्रैंडसन बोल रहे हैं ना कि उनके साथ उसमें जेल वाली कोई- फोटो मैं लगाना उस पे ठीक नहीं कोई है। टिप्पणी- आप पैरेलल बना रहे हैं ना वो लगातार। शहीद के परिवार है, उनका मैं सम्मान करता हूं, उस पर मैं टिप्पणी नहीं। मैं तो जो तथ्य तो ये गलत जो है, आप मान लें, अगर प्रमाण उन्होंने आपत्ति जताई, कैसे हटाएंगे गलत, फोटो? कैसे गलत है, यही तो मैं पूछ रहा हूं आपसे। किसी शहीद के साथ, भारत के संविधान निर्माता के साथ अपनी फोटो लगाना कहां से गलत है? पर कोई उनके- भी मुद्दा बना दोगे सुबह सुबह उठ के, मतलब खड़े होंगे भाजपा, उनके पर पोते कह रहे हैं ना कि ये गलत है। यहां मुस्कुरा क्यों रहे हो? समंदर के साथ फोटो क्यों आ गई? शहीद के साथ फोटो क्यों आ गई? तुमने देश के लिए कुछ नहीं किया, तुम्हारे पुरखों ने, ये मुझे पता है, लेकिन अब शहीद के साथ फोटो क्यों आ गई? स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के साथ फोटो क्यों आ गई? तुम्हें अच्छे नहीं लगते होंगे, हमें अच्छे लगते हैं, इसमें कौन सी बात है? अगला प्रश्न ये है कि क्या सुनीता केजरीवाल जी अगली मुख्यमंत्री बनेंगे? अगर, क्योंकि एलजी साहब ये कह रहे हैं कि मैं जेल से सरकार दिल्ली की नहीं चलाने दूंगा। तो आप कह रहे हैं विनय सक्सेना जी ने भारत का संविधान लिखा है? मुझे तो नहीं मालूम। विनय सक्सेना जी हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, मुझे नहीं पता। विनय सक्सेना जी भारत के संविधान निर्माता नहीं, अंजना जी। विनय सक्सेना जी दिल्ली के एलजी हैं, उनके जो अधिकार हैं वो भी लिखे हुए हैं, और जो अधिकार उनसे छीन के हमको दिए गए थे उसको भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी पलट के मोदी जी ने दे दिया। तो अपने अधिकारों में सीमित रहे। ये सब टिप्पणी बयान उनको कैसे पता है जेल से सरकार नहीं चल सकती, ये चल सकती? वो कौन होते हैं बोलने वाले? उन्होंने वोट दिया है क्या केजरीवाल जी को? वोट देके बनाया है क्या मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री बनाया दिल्ली की 2 करोड़ जनता ने। किसी भाजपाई के आशीर्वाद से अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री नहीं बने हैं। दिल्ली की 2 करोड़ जनता के वोट से मुख्यमंत्री और प्रचंड बहुमत से मुख्यमंत्री बने। 62 सीट, 67 सीट, 28 सीट, 3-3 बार दिल्ली की जनता ने चुना है उनको। अच्छा, केजरीवाल जी जो बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करा रहे हैं, फरिश्ते स्कीम ला रहे हैं, फ्री बिजली दे रहे हैं, फ्री पानी दे रहे हैं, फ्री पानी दे रहे हैं, वो इस्तीफा दे दें। ये काम तो सब तमाम सरकारें कर रही हैं। और मोदी जी जो अपना एक भी वादा पूरा नहीं करेंगे, वो देश पे बार बार राज करेंगे। 2 करोड़ नौकरी भी नहीं देंगे, पक्के मकान भी नहीं देंगे, महंगाई भी देश में बढ़ाएंगे। उनको भी तो जनता ही पेट्रोल चुन के डीजल का दाम पहुंचाती भी है। उनको भी तो जनता ही चुन तो के जैसे उनको सरकार में रहने का अधिकार है, वैसे केजरीवाल जी को है। तो आप क्यों नहीं सीएम बन सकते हैं? काहे हम बन जाएंगे? किस लिए बन जाएंगे? क्या दिक्कत? हमको वोट थोड़ी दिया है सीएम के तौर पे। दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल जी के नाम पे वोट दिया है, संजय सिंह के और नाम बात, पे। आतिशी जी ने बताया कि उनकी तबियत खराब, 4.5 किलो के करीब वजन उनका घट गया है, लेकिन जेल वाले बता रहे हैं कि कुछ उनके सेहत को कोई दिक्कत नहीं है, जरा भी वजन नहीं घटा है, बिल्कुल ठीक है। तो क्या एक आप लोग सिंपैथी भी इसके जरिए गेन करने के लिए ये सब चीजें झूठी कही नहीं जा सकती। मैं जेल काट के आया हूं, वजन होता है वहां पे, मेडिकल चेकअप होता है। वही वो कह रहे हैं कि नहीं घटा है वजन। नहीं तो जेल में जाने के पहले जो 10 दिन उन्होंने ईडी की कस्टडी में बिताया, फिर जेल गए, उस प्रक्रिया के इस दौरान उनके 4.5 किलो वजन कम हुए होंगे, इसलिए बोला उन्होंने। सिंपैथी वोट सोच रहे हैं कि चुनाव में मिलेगा आप लोगों को, आम आदमी पार्टी को कितनी सीटें मिलती हुई दिख रही हैं? मैं तो मोदी जी से कहूंगा कि हमको सिंपैथी वोट मत लेने दीजिए और अपनी ईडी से कहिए तुरंत अरविंद केजरीवाल जी को छोड़ें। 2011 क्या संजय सिंह बिल्कुल भूल गए जब आप लोगों ने कहा था सोनिया गांधी? सिंपैथी वोट क्यों लेने दे रहे हैं हम लोगों को? भाजपाई नहीं लेने देना चाहिए। जानती हैं क्या हुआ है? देखिए, आपके दर्शकों को जानना बहुत जरूरी है। शाम को 6:50 पे 21 मार्च को भाजपा के शराब घोटाले का खुलासा हुआ, जब वेबसाइट पे आया कि शरद रेड्डी ने 55 करोड़ रुपए की रिश्वत भाजपा को दी है। और 7:14 पे ईडी पहुंच गई 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल जी के घर। 2.5 घंटे की पूछताछ में उनको गिरफ्तार किया। आपके रिपोर्टर बोल रहे थे, मैं नाम लेके बोल रहा हूं, मैं सुन रहा था उस दिन, कि हाई कोर्ट के अंदर ईडी के सरकारी वकील संजय शर्मा जी ने बताया था, मैं सुन रहा था और आप ही उस समय एंकर कर रही थी, कि हाई कोर्ट के अंदर उनके राजू साहब जो उनके सरकारी वकील हैं, वो कह रहे थे एएसजी साहब, पता नहीं क्यों केजरीवाल जी को लगता है कि हम इनको गिरफ्तार कर। उसी 21 मार्च को, अंजना जी, उसी 21 मार्च को
पता नहीं इनको क्यों लगता है कि इनको हम गिरफ्तार कर लेंगे। अरे साहब, हम तो इनको पूछताछ के लिए बुलाना चाहते हैं, इनको ही डर लगा रहता है कि इनको हम गिरफ्तार कर लेंगे। ये ईडी का सरकारी वकील का बयान, एएसजी का बयान है, मेरा नहीं है। और जिसको आपके चैनल पे आपके रिपोर्टर संजय शर्मा जी ने दिखाया था, ये बयान ऐसा बोला हाई कोर्ट के सामने, और 2.5 घंटे की पूछताछ के बाद उसी दिन आपका झूठ सामने आ गया। आपने गिरफ्तार करके केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया। ये क्या है अंजना जी? ये साजिश नहीं लगती आपको? इसमें कहीं आपको साजिश की, राजनीतिक विद्वेष की, दुर्भावना की बू नहीं आ रही है? ये तो कोर्ट को तय करना है सर। एक आखिरी अभी सवाल आपने सही कहा, मैं भी कह रहा हूं कोर्ट को तय करने दीजिए। जज साहब आप हैं, भाजपा रोज रोज पीसी करते हैं, उनके जवाब में हमें पीसी करना पड़ता है। 2011 क्या संजय सिंह एकदम भूल गए? एक सेकंड, 2011 क्या आप एकदम भूल गए जब आपने इसी कांग्रेस पार्टी, इसी सोनिया गांधी, इसी मतलब पूरे कांग्रेस पार्टी से लेकर लालू प्रसाद यादव सबके खिलाफ एक मुहिम छेड़ी थी। आज सत्ता इतना प्रिय है, बीजेपी से लड़कर किसी तरह से अपना अस्तित्व बचाना इतना जरूरी है, जेल से बचना इतना जरूरी है कि आपने इनके साथ हाथ मिला लिया। देखिए, जेल से बचना, जेल, लाठी, मुकदमे, इससे किसी आंदोलनकारी को डरना नहीं चाहिए, और ना हम लोग डरते हैं, सीधी बात। दूसरी बात जो आपने कहा, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलती है तो लगता है ओसामा बिन लादेन हिंसा पे उपदेश दे रहे हैं। भाजपा ही बोलेंगे भ्रष्टाचार के खिलाफ? जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत माता के रक्षा सौदे में रिश्वत लेते हुए पूरी दुनिया ने देखा और उनको सजा हुई है, बंगारू लक्ष्मण, ये बंगारू जनता पार्टी वाले लोग हमें उपदेश देंगे? और हम जैसे 2011 में ईमानदारी के साथ खड़े थे, आज भी हम ईमानदारी के साथ खड़े हैं। हमारे किसी भी नेता पे, हमारे किसी भी नेता पर कोई दोष साबित नहीं हुआ, जहां कन्विक्शन है। कोई अच्छा, बंगारू तो पुरानी मैं तो कहानी बंगारू कह रहा हूँ, सजा हो चुकी थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष को सजा। हाँ, तो पुरानी बात हो गई ना। यहाँ तो लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे अभी। तो मैं तो कह रहा हूँ, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सजा हो चुकी है रिश्वतखोरी के मामले में, भारत माता के रक्षा सौदे की। और उस जमाने में मुझे तो अभी भी याद है, लोग कहते थे 10 लाख रुपए को 10 लाख नहीं कहते थे, कहते थे 10 बंगारू चाहिए। इसलिए आपने लालू जी के साथ हाथ मिला? ये नहीं, देखिए आज जो परिस्थितियां हैं, वो परिस्थितियां हैं देश के संविधान को बचाने की, भारत के लोकतंत्र को बचाने की, वरना देश में विपक्षी निर्वाचित सरकारें बचेंगी नहीं अंजना जी, और ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, आपने हमारी आवाज को उठा के जेल में डाल दिया, नहीं नारा लगाएगा कोई वहां मणिपुर की महिलाओं के लिए, नहीं नारा लगाएगा कोई वहां भ्रष्टाचार के खिलाफ, या अग्निवीर योजना पे सवाल नहीं उठाएगा। यही तो होगा ना। क्या ये अच्छा है? क्या कितनी सीटें? नहीं बोलेगा कोई महंगाई पे, नहीं बोलेगा कोई कि देश की संपत्तियां बेच के एक व्यक्ति को दी जा रही हैं। कितनी सीटें आएंगी आम आदमी पार्टी की? आखिरी सवाल। देखिए, हम 23 स्थानों पर लड़ रहे हैं चुनाव, और पंजाब में एक तरफा चुनाव होगा। दिल्ली के अंदर कांग्रेस के साथ मिलकर हमारा जो गठबंधन हुआ है, जहां जहां हरियाणा में हुआ है, गुजरात में हमारे कैंडिडेट हैं, निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि 15 से ज्यादा सीटें हमारी आएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका संजय सिंह जी, यहाँ पर आने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। धन्यवाद।